सबसे इम्पोर्टेंट है जो उद्योगों पर, व्यापारियों पर सेस लगाया जाता है। बहुत तरह के सेस लगते हैं, चाहे अर्बन सेस हो, वाटर सेस हो, पावर सेस हो, फायर सेस हो, इनकम टैक्स का सेस हो। ये सेस वर्ड जो है ना, ये बहुत तकलीफ देता है उद्योग। एक देश एक साथ चुनाव, तो वन नेशन वन पावर टैरिफ क्यों ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कहता हूँ हर स्टेट को लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर मिलेगा, विश्व की सबसे बड़ी। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब सुधार आपको करने पड़ेंगे, फालतू के टैक्स हटाने पड़ेंगे। नीति को फॉलो करते हुए आप चलेंगे तो देश को सोने की चिड़िया दोबारा बनने से कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल, द गैंगनेट भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे व्यावसायिक मुद्दों पर, बिजनेस के मुद्दों पर। हम चर्चा इसलिए करेंगे कि अभी राजस्थान में जो सरकार बदली है, तो कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो व्यापारियों के अंदर एक अलग ही उत्साह रहता है। और खासकर अब जब राजस्थान और केंद्र में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो व्यापारियों में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। उनका मानना है कि अब डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं जो व्यापारिक जो काम रुके हुए थे उन पर कहीं ना कहीं निरंतरता से कार्य करेगी। इसी विषय पर बात करने के लिए राजस्थान के एक अग्रणी संगठन द एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष एन.के. जैन साहब हमारे साथ हैं। एन.के. जैन साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं मालूम करना चाहूँगा कि ये जो दी एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान है, ये क्या है संगठन बेसिकली? देखिए, ये जो भी राजस्थान में जॉब प्रोवाइडर्स हैं, जो नौकरी देते हैं, जो नियोक्ता हैं, अच्छा, उनका संगठन है। बहुत बढ़िया। इसमें सिर्फ उद्योगी नहीं आते हैं, इसमें बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट भी आते हैं, मॉल्स भी आते हैं, न्यूज़पेपर वाले भी आते हैं, न्यूज़ चैनल वाले भी आते हैं, सरकारी जो निगम हैं वो भी आते हैं, डेयरी फेडरेशन है, सहकारी समितियां हैं वो भी आती हैं। जो भी बड़े एम्प्लॉयर हैं, जो भी 20, 25, 50, 100, 1000, 10,000 लोगों को नौकरी देते हैं, वो हमारे संगठन के मेंबर होते हैं। ये स्टेट लेवल संगठन है और डॉक्टर कमल नयन बजाज ने 1964 में इसकी स्थापना की थी। जो आपको पता है, मशहूर उद्योगपति राहुल बजाज के फादर थे। वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, सांसद भी रहे, उद्योगपति भी थे। उन्होंने इसकी स्थापना की थी और अभी हमारे इस संगठन को 60 साल पूरे हो चुके हैं। इसी जनवरी में उसका हमने प्रोग्राम भी किया था। तो सभी व्यवसायियों की, उद्योगों की, व्यापारियों की, एम्प्लॉयर्स की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। जो नीति निर्माण होता है, उस नीति निर्माण में अगर कोई त्रुटि रह गई है उसको ठीक करवाना। कोई किसी तरह की कोई हमारे ऊपर लायबिलिटी लगाई जाती है या कोई नया चार्ज लगाया जाता है या कोई नया सेस लगाया जाता है जो कि उद्योगों और व्यापार के हित में नहीं होता या एम्प्लॉयर के हित में नहीं होता, उसको रिप्रेजेंट करना सरकार में। इसके अलावा मजदूरों के और मैनेजमेंट के बीच में मधुर संबंध बने रहें, ऐसी पॉलिसी बनाना, इस तरह के इंस्ट्रक्शन देना उद्योगों को, ये हमारा मुख्य ध्येय है। इसमें दोनों तरह के, संगठित और असंगठित क्षेत्र के दोनों तरह के जो ना एम्प्लॉयर्स आपके यहाँ आ रहे हैं? नहीं, इसमें ज़्यादातर तो संगठित क्षेत्र के ही आते हैं, पर बहुत सारे एमएसएमई भी हमसे जुड़ी हुई हैं। बट ज़्यादातर वही हैं जो रजिस्टर्ड उद्योग हैं। अनरजिस्टर्ड उद्योग हमारे मेंबर नहीं बन सकते, क्योंकि जो पीएफ में नहीं रजिस्टर्ड है, जो ईएसआई में नहीं रजिस्टर्ड है, उसको हम किस आधार पर मेंबरशिप दें, क्योंकि उसके एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को नौकरी दे रखी है, वो आधार तो होना ही चाहिए। यह है जरूरी। तो राजस्थान में लगभग कहाँ किन किन जिलों में आपका नेटवर्क है? राजस्थान के सारे जिलों में हमारा नेटवर्क है और इसमें हमारे 4 जोनल डिविजनल एम्प्लॉयर एसोसिएशन भी बने हुए हैं। जैसे कोटा का बना हुआ है, उदयपुर का बना हुआ है, अजमेर का बना हुआ है और जोधपुर का बना हुआ है। ये डिविजनल एम्प्लॉयर सहयोग करते हैं और जो हेड ऑफिस है वो जयपुर में है हमारा। इस तरह संगठन बनता है हमारा। तो अभी जो आप एम्प्लॉयर एसोसिएशन है, आपने कहा जो बेसिकली जो नियोक्ता हैं, जो कि कहीं ना कहीं जॉब प्रोवाइडर हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जॉब प्रोवाइडरों का जो संगठन आप साथ लेकर चल रहे हैं। तो अभी क्या बेसिक जो है ना, आपको लगता है कि उनमें किन किन चीज़ों पर काम हो चुका है और किन किन चीज़ों पर अभी काम होना बाकी है? देखिए, अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आपको याद होगा 2 साल पहले करीब लेबर लॉज में चेंज आया था और जिसमें कई 100 लेबर लॉ हुआ करते थे, उनको घटा के 32 लेबर कोड में करके 4 लेबर कोड बना दिए गए थे। और उसको केंद्र सरकार लागू करना चाहती थी, पर किन्हीं वजह से, क्योंकि कई बार केंद्र में सरकार अलग होती है, यहाँ सरकार अलग होती है, या जो लेबर यूनियन वाले हैं वो उसका विरोध करते हैं। कई बार वो स्टडी करके विरोध करते हैं, कई बार बिना स्टडी किए भी विरोध कर देते हैं। बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे कि वो लागू नहीं हो सके।
अगर वो लागू होते तो मेरे ख्याल से वो एम्प्लॉय के लिए भी लाभदायक थे और एम्प्लॉयर के लिए भी लाभदायक थे, और एक सुरक्षित वातावरण में उद्योग भी चलता और मजदूरों का भी भला होता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं जो उद्योग उनमें खुशी की लहर होती है, उन्हें लगता है कि अपनी सरकार आ गई है। और अभी राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, तो कहने का डबल इंजन की सरकार है। तो क्या आपकी मांगे हैं कि ये मांगे हमारी जल्दी से पूरी होनी चाहिए? क्या आशा आपको जगी है? देखिए, जैसे ही यहाँ पर नई सरकार का गठन हुआ, हम तुरंत हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं और बहुत सारे अन्य विधायकों से भी मिले हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो व्यापारी को एक अंदर से खुशी होती है कि हमारी अपनी सरकार आ गई और हमारी बात सुनी जाएगी। और इस बात सुनी जाएगी के लिए जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उस प्लेटफॉर्म का रोल एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान अदा करता है। हमने बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सुझाव सीएम साहब को, डिप्टी सीएम को और हमारे उद्योग मंत्री जी को लिख के भी दिए हैं, उनको भेजे हैं। कई सुझावों पर डिस्कस भी हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे सुझावों पे अमल करते हुए जो सुधार और सुझाव हमने लिख के दिए हैं उन पे बहुत ही जल्दी कार्रवाई होगी। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उद्योगों पर, व्यापारियों पर सेस लगाया जाता है। बहुत तरह के सेस लगते हैं, चाहे अर्बन सेस हो, वाटर सेस हो, पावर सेस हो, फायर सेस हो, इनकम टैक्स का सेस हो। ये सेस वर्ड जो है ना, ये बहुत तकलीफ देता है उद्योगों को। हमारे हिसाब से ये सेस नहीं लगने चाहिए। आपको जो भी, आप बिजली के बिल में ही 3 तरह के सेस जुड़ के आते हैं। आप देखिए, फायर एनओसी लेने जाओ तो फायर सेस का मुद्दा आता है। बहुत जल्दी हम इस पर निर्णय करवाएंगे कि ये इस तरह के सेस न लिए जाएं। और बिजली की दर, बिजली का जो बिल है, पावर टैरिफ जो होता है, वो एक क्लियर कट हमें पता हो कि हमें पर यूनिट कितना पैसा देना है। अलग अलग हेड में इतने सारे पैसे वो मांग लेते हैं, हम कॉस्टिंग कैसे करें। उसके अलावा 2 साल बाद फ्यूल सरचार्ज के बिल आ जाते हैं। अब फ्यूल सरचार्ज के बिल 2 साल बाद आप अपना माल बेच चुके कॉस्टिंग करके उसको कैसे ऐड करोगे। उसमें भी हमने सरकार को कहा है कि आपको यदि फ्यूल सरचार्ज लेना है, जिस साल का है उसी फाइनेंशियल ईयर में लगा के ले, उसको 2-2 साल बाद ना दें हमारे। अभी आप जो बात कही कि भाई सेस की बात की आपने, इलेक्ट्रिसिटी की बात की, तो सरकार तो अभी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे पे जो उद्योग हैं, मतलब कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। लेकिन मैं कुछ व्यापारियों प्रतिनिधियों से मेरी बात हुई, उनका नाराजगी इस बात को लेकर थी कि भाई सरकार को जो रेजिडेंशियल है उस पर तो वो सब्सिडी दे रही है, लेकिन जो कॉमर्शियल लोगों के यहाँ पे जो है ना कॉमर्शियल कनेक्शन है, वो सोलर का जो प्लांट लगा रहे हैं उस पर सब्सिडी नहीं दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आज से करीब 4 साल पहले इंडस्ट्री में सोलर प्लांट लगाने के ऊपर सब्सिडी दी जाती थी, है ना। लेकिन क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा रेट का बिल आता है पावर का, वो इंडस्ट्री का ही आता है। और इंडस्ट्री को जो बिजली बोर्ड है वो दुधारू गाय समझता है। और वो जानता है कि अगर हमने सोलर प्लांट इंडस्ट्री में लग गए तो हमारे को फिर पैसा देगा कौन। किसानों का माफ है, गरीबों का माफ है, 200-300 यूनिट तक माफ है, फिर कौन देगा। बचे रेजिडेंशियल, उनका कितना बिल आता है। मेन कंजम्पशन तो उद्योगों का और व्यापारियों का, बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़े बड़े उद्योग हैं। असली पे मास्टर ये लोग हैं। और इनको दुधारू गाय समझते हुए इनको जो सोलर पे सब्सिडी मिलती थी, एक लॉबी काम करती है पावर में, आपको पता है। उन्होंने सरकार को बोल बोल के, पिछली जो सरकारें थी उनको बोल बोल के कि भाई आप इंडस्ट्री को यदि सब्सिडी दे दोगे और ये सब सोलर लगा लेंगे तो हमें पैसा कौन देगा। ठीक बात है। तो इस वजह से वो सब्सिडी हटाई गई। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि अगर उद्योग चलेगा तो रोजगार चलेगा, उद्योग चलेगा तो आपको टैक्स मिलेगा, उद्योग चलेगा तो आपके सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी, उद्योग चलेगा तो आपके स्टेट की प्रगति होगी, जीडीपी की ग्रोथ होगी। इसलिए आपको फोकस उद्योग और व्यापार पे करना चाहिए अगर स्टेट की ग्रोथ देखना चाहते हैं। आप ये मत सोचिए कि भाई बिजली का बिल कौन देगा। बिजली विभाग तो आज के डेट में ऐसा सफ़ेद आती है कि उसमें आप बिजली की दरें अगर 12 रुपये भी कर दोगे तो भी अगली बार उनका 56,000 करोड़ का घाटा आएगा। वो तो घाटा कहीं से पूरा हो ही नहीं सकता, आप कितनी भी दर कर दो। फिर उसको सोचते हुए आपने हमारी सोलर की सब्सिडी कम कर दी, डे बाई डे हमारे बिजली के दरों को महंगी करते जा रहे हैं। पर एक मैंडेट अभी मेरे समझ में आया है, कई सरकारी अधिकारियों से मैं मिला हूँ और कई मंत्रियों से भी मुलाकात हुई है। सुनने में ये आ रहा है कि बहुत जल्दी हमारा एक नारा जो पिछले 3 साल से हम चला रहे थे, 1 नेशन 1 पावर टैरिफ, क्योंकि हर चीज़ में ये चल रहा है 1 नेशन 1 टैक्स, एक देश एक विधान, एक संविधान, एक निशान, है ना, एक देश एक साथ चुनाव। तो 1 नेशन 1 पावर टैरिफ क्यों ना हो।
अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कहता हूँ हर स्टेट को लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर मिलेगा। आज आप शिमला में जाइए, वहाँ पर 2.5-3 रुपये यूनिट बिजली है। वहाँ जो उद्योग चल रहे हैं उनकी लागत कम है। हमारे यहाँ आएंगे 8 से 12 रुपये पर यूनिट बिजली है। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए, जहाँ रेट ज़्यादा है वहाँ पर सब्सिडी दे, जहाँ रेट कम है वहाँ पर ले। तो इसका एक बराबर रेट कर दी जाए यदि पूरे हिंदुस्तान में, तो मैं समझता हूँ जो तरक्की हिंदुस्तान की होगी उसको कोई नहीं रोक पाएगा। जो हम सोचते ना कि अब नेक्स्ट तीसरी अर्थव्यवस्था अब हमें बनना है विश्व की सबसे बड़ी, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये सब सुधार आपको करने पड़ेंगे, फालतू के टैक्स हटाने पड़ेंगे। चाणक्य ने भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति से टैक्स आप उतना ही लें जितना मधुमक्खी फूल से रस चूसती है, फूल को नुकसान नहीं पहुंचाती। जितना गाय घास खाते समय ऊपर का हिस्सा खाती है, पूरी घास को जड़ से नहीं उखाड़ती। इसलिए आप टैक्स उतना ही लें जो चाणक्य नीति कहती है, और चाणक्य नीति को फॉलो करते हुए आप चलेंगे तो देश को सोने की चिड़िया दोबारा बनने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। मैं चाणक्य की बात की कि वर्तमान में जो हमारे गृह मंत्री हैं देश के, वो आधुनिक युग के चाणक्य कहलाते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं जो है ना आपका मैसेज वहाँ तक पहुँचे और वो इस बात को सुन लें। और एक बात इस बार जो मंत्रिमंडल की खास बात यह है कि इस बार कर्नल जो है राज्यवर्धन राठौड़ को जो है ना उद्योग मंत्री बनाया गया। बहुत युवा है। मुलाकात हुई आपकी मंत्री बनने के बाद? बिल्कुल हुई है साहब। तो क्या लग रहा है आपको उनको देख के? मैं उनसे मंत्री बनने के पहले भी मिला था, मंत्री बनने के बाद भी मिला हूँ। ऊर्जा खूब है उनके अंदर। लेकिन अभी उनको अपना एक विज़न डिसाइड करना पड़ेगा इंडस्ट्री के लिए। जो मुझे कहीं कमी लग रही है कि अभी वो विज़न डॉक्यूमेंट या तो उन्होंने बनाया नहीं है या सोचा नहीं, या हो सकता है उस पर कार्रवाई चल रही हो। क्योंकि आपको पता है विधानसभा चुनाव हुए, मंत्री ये सरकार का गठन हुआ, उसके तुरंत बाद ये सब जने जो हैं लोकसभा चुनाव में बन गए और अपने कर्नल साहब को भी दौसा का प्रभारी बना रखा है। तो नेचुरली लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, तो उसकी तरफ डाइवर्ट होना भी पड़ेगा। पर निश्चित रूप से इन्होंने इंटरनली कोई ना कोई विज़न भजन लाल सरकार ने बनाया होगा, और उस विज़न को लेके अगर ये काम करेंगे, अभी ना सही लोकसभा चुनाव के बाद सही, पावर की रेटें कम करें, फालतू के टैक्स हटाएं, डिफरेंट तरह के जो सेस हैं उनको कम करें, जो बाधाएं आती हैं, हर्डल्स आती हैं जिसकी वजह से निवेशक यहाँ आता नहीं है, उन हर्डल्स को कम करें। MOU साइन हो जाते हैं, LOI साइन हो जाते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होती। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो रोजगार परक प्रोजेक्ट है, जिसमें 1-1 लाख 2-2 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स को, जैसे EV कार का प्रोजेक्ट है, लिथियम आयन बैटरी का प्रोजेक्ट है, सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोजेक्ट है, इस तरह के प्रोजेक्ट को लाना चाहिए राजस्थान में। अभी आपने पढ़ा होगा टाटा ने सेमीकंडक्टर में 2 स्टेट्स में निवेश करने की घोषणा की। राजस्थान का नाम क्यों गायब है उसमें से? हम क्यों नहीं मुफ्त जमीन उनको दे सकते हैं ताकि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएँ? 60,000 करोड़ का तो एक ही प्रोजेक्ट है। अगर वो आता है, और मतलब 1,23,000 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है, आप सोचिए 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है उस सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट में। हमें प्रयास करना चाहिए। हमारे यहाँ के जो अफसर हैं वो बहुत काबिल हैं, एक विज़न के साथ उनको रफ्तार देनी पड़ेगी ताकि वो तेज़ी से काम करें और तेज़ी से निर्णय लेने की स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। अभी तक क्या होता था, हर फाइल या तो ACS टू द गवर्नमेंट या चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट के पास जाती थी या CM के पास जाती थी। आप जब तक निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं देंगे मंत्रियों को, वो जब तक उनके विज़न को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक प्रदेश ग्रोथ कैसे करेगा? वो स्वतंत्रता देना बहुत जरूरी है मेरे विचार। बिल्कुल ठीक बात है। सेमीकंडक्टर अगर इंडिया के अंदर बनते हैं बहुत में तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। एक मैं कहना चाहूँगा, अभी मैं MSME में कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो अभी कोई नया कानून उन्होंने बनाया है कि भाई 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करेंगे या 45 दिन के अंदर वो लिखित में कोई एग्रीमेंट है, पेमेंट नहीं करेंगे तो वो उनकी आमदनी में जुड़ जाएगा। खासकर कुछ सेगमेंट जैसे कि कपड़ा व्यापारी है, कुछ ऐसे सेगमेंट है जहाँ पे कि सालों की उधार चलती है, वो बड़ा नाखुश है इस चीज़ से। तो इस विषय पे देखिए, ये 43B का सेक्शन H है इनकम टैक्स का, है ना, और इसको पिछले साल 1 अप्रैल 2023 में लागू किया गया था। और स्पेशली ये कानून सिर्फ MSME की इस तकलीफ़ को देखते हुए किया गया था कि MSME का बहुत बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती थी वो लघु उद्योगों का शोषण करती थी, उनसे माल खरीद लेती थी और अपने मन मर्जी के मुताबिक, कोई लिमिट ही नहीं थी, 60 दिन, 80 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 1 साल ऐसे पेमेंट किया करती थी, जिससे जो कि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है MSME। कहीं भी आप बात करेंगे लघु उद्योगों को, किसी भी स्टेट की या किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन कहा जाता है। हमारी पूरी ग्रोथ, पूरा एम्प्लॉयमेंट उसी के ऊपर बेस है, एक्सपोर्ट उसी के ऊपर बेस है। अगर उसको टाइम से पेमेंट नहीं मिलेगा और वो कंपनियां बंद होंगी
तो आप सोचिए कि हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो मेरे हिसाब से कानून बहुत अच्छा था। हाँ, इसको हो सकता है कि इसको 1 साल के लिए ट्रायल पे लागू करना चाहिए था, 1 साल का ट्रायल फेस देना चाहिए था, और भाई कि 1 साल में आप लोग अपनी व्यवस्थाएं सुधार लें, जो कमियां हैं पेमेंट सिस्टम में उसको दूर कर लें, और 1 साल बाद हम इसको इस तारीख से लागू कर देंगे। अगर ऐसा करते तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा रहता, ताकि क्योंकि जिनकी आदत बिगड़ी हुई थी 90 दिन में, 150 दिन में, 200 दिन में पेमेंट देने की, आप 1 दिन में तो तलवार लटका के उसको सुधार नहीं सकते। तो उन्हें समय दे के सुधारना चाहिए था, और फिर 1 अप्रैल से अगले साल लागू कर देते, तो ताकि उन्हें भी तकलीफ नहीं होती, हमें भी तकलीफ नहीं होती। लेकिन मेरा फिर भी मत है, ये कानून किसी भी रूप में हटना नहीं चाहिए। एमएसएमई के फ़ायदे के लिए इस कानून को लागू करना देश के हित में है और उद्योग के हित में है। अभी आपने लघु उद्योग की बात की, एमएसएमई की बात की, तो अभी जो कोरोना काल के टाइम पे क्या करा कि उन्होंने एमएसएमई का दायरा बढ़ा दिया, कुछ नीचे भी लेके कुछ ऊपर के व्यापारियों को भी शामिल कर लिया, ठीक है ना। तो उसमें खुदरा व्यापारी भी आ रहा है, लेकिन खुदरा व्यापारियों से जब बात होती तो वो कहते हैं कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन व्यापार है वो कहीं ना कहीं उनको खा रहा है। नहीं, इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है व्यापारियों की। एमएसएमई को में जो शामिल किया है व्यापारियों को, वो सिर्फ लैंडिंग पर्पस से शामिल किया है। उनको बैंक से उधार मिलने के, क्योंकि कोरोना के समय हर व्यक्ति को फाइनेंशियल क्रंच आया, चाहे वो उद्योग हो या व्यापार जगत का व्यक्ति हो, तो उसको उधार मिलने में जो एमएसएमई को फैसिलिटीज़ मिलती थी बैंकों से, वो उसको मिले। केवल लैंडिंग पर्पस से उसको एमएसएमई का दर्जा दिया गया है। बाकी की सुविधाएं वो एमएसएमई वाली नहीं उठा सकता, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो उसके लिए नहीं है। ये फॉर ए शॉर्ट टाइम उनको लैंडिंग पर्पस के लिए एमएसएमई का दर्जा दिया गया था। तो जहां लोग ये कहते हैं कि सारे दुकानदारों को, व्यापारियों को एमएसएमई बना दिया, वो गलत कह रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए उनको वो श्रेणी दी गई है, तो इसलिए वो तो बात ही गलत है। सेकेंडली, जो ऑनलाइन व्यापार की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, जब भी टेक्नोलॉजी आती है तो वो टेक्नोलॉजी जो अपने से नीचे की टेक्नोलॉजी होती है, आप ये कह सकते हैं जो बड़ी मछली होती है छोटी मछली को खाती है जी। या तो हमारे दुकानदार भी टेक्नोलॉजी में उस लेवल पर आ जाए, टेक्नोलॉजी से compete कर सकें, अपने यहाँ ऐसे बच्चों को जॉब दें जो एक्सपर्ट हो कंप्यूटर के, टेक्नोलॉजी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, IoT के या क्लाउड कंप्यूटिंग के, इनके एक्सपर्ट बच्चों को अपने यहाँ जॉब दें और उनसे मुकाबला करें। आप ये कहो कि ऑनलाइन व्यापार बंद कर दो, ये इम्पॉसिबल है आज के डेट में। बाहर की जो कंट्रीज है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, गूगल पे एक एग्जाम्पल है। गूगल पे हमारे हिंदुस्तान में बहुत फेमस है, चल रहा है, ठीक है ना, लेकिन अमेरिका ने उसको बंद कर दिया। यानी कि उनका मानना ये था कि जैसे हमारे रिचार्ज कराता था, छोटा दुकानदार से कोई रिचार्ज कराता था, अब वो बंद हो गया क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट हो गया। पहले वो पैसा नहीं लेते थे, अभी आकर 2 से 4 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देने लग गए। अमेरिका जैसा कंट्री ने परेशान होकर फाइनली, और देखिए पेटीएम में अभी पता लगा कि उसने भी बहुत बड़ा कोई घोटाला किया। नहीं, इसमें सुनिए आप, अमेरिका ने एक ऐसे सिस्टम को बंद किया जो सिस्टम उनके देश को पसंद नहीं आ रहा था या उनके देश का नहीं था, लेकिन उनके देश के जो ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम है वो चालू है आज भी, वो बंद नहीं हुए। आप हो सकता है आपके यहाँ कोई ऐप ऐसा चल रहा हो जो चाइनीज़ ऐप हो, चाइना का भारत नेचुरली विरोध करता है, उसको आप बंद कीजिए, लेकिन अपना भीम यूपी चालू हो, भीम यूपीआई इंडिया का है वो चालू हो गया। तो अगर आप ये कहें कि ऑनलाइन को बंद कर देना चाहिए तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। टेक्नोलॉजी अपनी जगह बनाएगी, उसको आप रोक नहीं सकते। आप उससे किस तरह मुकाबला कर सकते हो, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग करो। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा तुझसे ये खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप अपने आप को मजबूत करो। आप यूँ क्यों कहते हो कि उसको ख़त्म कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। जब टेक्नोलॉजी आती है आपको आत्मसात करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी। और जो भी दुकानदार ये कहता है कि साहब हम ऑनलाइन से मुकाबला नहीं कर सकते, तो मेरी समझ में ऐसा नहीं है। उनको टेक्नोलॉजी आज नहीं तो कल अपनानी ही पड़ेगी। आप ऑनलाइन को बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। किसी एक पर्टिकुलर ऐप पे बैन लगा सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर चाइनीज़ साइट पे बैन लगा सकते हो, लेकिन अगर आप ये कहो कि आप ये मोबाइल से पेमेंट बंद करवा दो या ऑनलाइन परचेज बंद करा दो, तो आज का युवा तो मेरे ख्याल से इसको मानेगा नहीं। हाँ, जो 60+ के लोग हैं वो फिर भी मान जाए, युवा तो इसको नहीं मानेगा, कभी सहमत नहीं होगा। लास्ट 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये कि कोरोना के टाइम पे निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा कि देश कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से 20 साल पीछे चला जाएगा। तो अभी जो हालात है आपको दिख रहे हैं, क्या लग रहा है कितने व्यापारियों ने जो है ना मेक ओवर कर लिया, अपने आप को ग्रोथ कर लिया, उस लेवल पर दोबारा पहुंच गए, या कुछ लोग व्यापारी पीछे छूट गए? और सरकार ने कहीं ना कहीं उनकी खासकर लोन पे बहुत से व्यापारियों के मकान बिक गए क्योंकि उनका खाता NPA हो गया, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या सरकार प्रभावी ढंग से काम कर पाई या उनके लिए कुछ आप? देखिए कोरोना में निश्चित रूप से परेशानी आई
और करीब 12 महीने तक लॉकडाउन में फैक्ट्रियां नहीं खुली, दुकानें नहीं खुली, व्यापार ठप रहा। लेकिन सरकार ने उस दौरान जो लैंडिंग की प्रक्रिया अपनाई और काफ़ी पैसा नया लोन भी दिया। जैसे किसी की लिमिट थी 1 करोड़ की, तो उसको 20 लाख का लोन एक्स्ट्रा सैंक्शन किया। ESI और PF में जो पेमेंट देना पड़ता था उसको रोक दिया, उसका कंट्रीब्यूशन सरकार ने जमा कराया, है ना। तो इस तरह के कई स्टेप सरकार ने लिए हैं। फिर भी मैं समझता हूं कि इसमें जो लघु उद्योग हैं उनको काफ़ी परेशानी आई है। और मैं बार बार सरकार से निवेदन करता हूं, अभी आपके चैनल के माध्यम से फिर निवेदन करता हूं, MSME क्रेडिट कार्ड को लागू किया जाए ताकि हमें बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़े। जिस तरह अभी राजस्थान सरकार ने गोपाल कार्ड लागू किया, कृषकों के लिए 1 लाख तक का ऋण मुक्त लोन ले सकते हैं, इस तरह से छोटे उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए MSME क्रेडिट कार्ड जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन उनको अपनी ज़रूरी लायबिलिटी पे करने के लिए, रॉ मटेरियल के पेमेंट करने के लिए लागू करना चाहिए, ताकि जो एक थोड़ी सी रफ्तार स्लो हो गई थी उस रफ्तार को वापस कंट्रोल किया जाए और जो हमारी रीढ़ की हड्डी MSME है वो फिर से खड़ी हो सके। ये बात मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ। जब भी चाहे टैक्स एडवाइजरी बोर्ड की सेंट्रल की मीटिंग होती है या स्टेट की मीटिंग होती है, हर बार मैंने लिख के भी दिया है, MSME क्रेडिट कार्ड लघु उद्योगों के लिए, मध्यम उद्योगों के लिए लागू करें। उनके पिछले 3 साल का आप सेल का रिकॉर्ड देख लें, GST का रिकॉर्ड देख लें, उसका 10% या 20% जो भी सरकार तय करे उसके हिसाब से उसको MSME क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए। एक बार शुरुआत अपन उससे कर सकते हैं जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तकलीफ उन्हीं को आई है। तो सूक्ष्म उद्योग वालों को, 2 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को आप इसका ये एक बार शुरू करें, और अगर वो सक्सेस होता है, अच्छे परिणाम आते हैं तो बाकी को भी दे। MSME क्रेडिट कार्ड आज के समय की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। लास्ट प्रश्न मेरा, एक तो क्या इसका ओवरऑल निकाल के कि सरकार से क्या मांग, और आपके एम्प्लॉयर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए कोई संदेश? देखिए, सरकार से तो हमारी ये मांग है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करें, डिफरेंट तरह के जो टैक्स और कंप्लायंसेस हैं उनको कम करें, जो फालतू के सेस लगा रखे हैं उनको हटाएं या इजी करें, ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा शुरू करें, जो रिटर्न्स वगैरह जाती हैं, ताकि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो कम हो, क्योंकि भ्रष्टाचार वहीं पनपता है जहाँ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इसमें भी कई चीज़ ऑनलाइन होने के बावजूद भी कई विभाग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ उसमें अड़ंगा लगा के, और आप अफसर चाहता है कि वो हमारे पास मिलने आए, उसको वॉच करके उसको ख़त्म करना चाहिए। जब ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन, फेस टू फेस इंटरेक्शन 3 साल में 4 साल में एक बार हो जाए, या कोई आपने अगर जानकारी अधूरी भरी है उसके लिए भले ही बात हो जाए तो ही होना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं होना चाहिए। जितना आप इसको ऑनलाइन करेंगे रिटर्न्स को, कंप्लायंसेस को, उतना भ्रष्टाचार कम होगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भजन लाल सरकार की सबसे पहला वर्ड ये है कि भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान। अगर वो करना है तो आप फेस टू फेस इंटरेक्शन बंद कर दीजिए। बिल्कुल हाँ, मंत्रियों को मिलना चाहिए, जनता से मिलना चाहिए, अधिकारी ना मिले। उनके अधिकारी का क्या काम, जब ऑनलाइन हम सारी रिटर्न भेज रहे हैं, टैक्स बराबर जमा हो रहा है, सब कंप्लायंस पूरी हो रही हैं, तो और कुछ कंप्लायंस जो हर्डल्स हैं उसको कम करें, निवेशकों को आकर्षित करें, निवेशकों के फ्रेंडली पॉलिसी बनाएं। अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है, जैसे अभी सेमीकंडक्टर का जिक्र हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिक्र हुआ, ये इंडस्ट्री राजस्थान में आनी चाहिए। यहाँ का मौसम अनुकूल है, यहाँ की ज़मीन अनुकूल है, यहाँ की जलवायु अनुकूल है, और यहाँ का जो फर्टाइल ब्रेन है सबसे इम्पोर्टेंट। आप भारतवर्ष में कहीं भी उद्योगपति को देख लीजिए, इतना फर्टाइल ब्रेन कहीं नहीं है। हर जगह राजस्थान का उद्योगपति आपको मिल जाएगा। उसको यूज़ करते हुए मैं समझता हूँ अगर सब चीज़ों को तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके लागू किया जाए तो राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 स्टेट बन सकता है। और अपने एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए संदेश? हमारे एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए संदेश तो ये है कि जितने भी सरकारी कंप्लायंसेस हैं उनको पूरा करें, उसको कभी अधूरा नहीं छोड़ें, और कभी भी टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा दे जो बनता है, ताकि सरकार का खजाना बढ़ता रहे, और उद्योगों से एक जो अपेक्षा होती है सरकार को वो भी पूरी होती रहे। और आपने देखा भी होगा हमारी इस अपील का असर कि डे बाय डे GST का कलेक्शन नए आयाम स्थापित कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे सामने उदाहरण पेश हो रहा है। इससे लगता है कि देश और प्रदेश तरक्की कर रहा है। इसमें अपना योगदान पूरा दें, और नए नए उद्योगों को, आज आपका उद्योग बहुत अच्छा चल रहा है, आप उसी से मिलने जुलने वाले, उसी तरीके के और
जो कहते हैं ना बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, दोनों तरह के उद्योगों को राजस्थान लाएं और सरकार से गुजारिश करते रहें कि उनको सुविधाएं दें। जो नए निवेशक आ रहे हैं उनको, चाहे भूमि की दरों में हो, चाहे लोकेशन में हो, चाहे टैक्स की रेट के बारे में हो, चाहे टैक्स इंसेंटिव्स के बारे में हो, वो सारी सुविधाएं देंगे तभी निवेशक आएगा। और इसके लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त होने चाहिए हर जिले में। अभी एक रिपोर्ट आई है सरकार की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें मैं कहता हूँ 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट से चूज़ करिए। 1 प्रोडक्ट क्यों, एक एक ज़िले में बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, एक ही नहीं बनता है। उसको चूज़ करते हुए उस ज़िले में उन प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए और सरकार के नोडल ऑफिसर नियुक्त हों उद्योग विभाग के हर ज़िले के लिए। अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है उसके घर जाएं, उससे बात करें, उसको क्या क्या सुविधाएं चाहिए, क्या क्या अड़चन आ रही है उस पर चर्चा करें, उसको मदद करके जल्दी से जल्दी उद्योग लगाएं, जिस तरह गुजरात में होता है। और यही रीज़न है कि गुजरात के उद्योग आज किस लेवल पे हैं हम सब देखते हैं, और वो राज्य कितना तरक्की कर रहे हैं। जी, जब भी जैन साहब से बात होती है कहीं ना कहीं जो ना हमारी जो है नॉलेज बढ़ती है, नॉलेज गेन होती है। आज भी उनसे बहुत सारे विषयों पे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा। और खासकर एक पॉइंट उन्होंने कहा कि उद्योग है तो सब कुछ है। उन्होंने सरकार को और कहीं ना कहीं सभी को एक मैसेज दिया कि उद्योग है तो सब कुछ है। और उन्होंने खासकर ये कहा कि उद्योगों पर जो भी सरकार काम कर रही है वो चाणक्य नीति से करना चाहिए, क्योंकि उद्योग बचेंगे, उद्योग से रोजगार पैदा होगा, लोगों के घर में रोटी आएगी, सरकार को टैक्स मिलेगा। ये जो पूरा जो सिस्टम चल रहा है, कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था का सिस्टम है, ये उद्योगों से ही है। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उद्योग जब तक, और उन्होंने कहा कि निवेश को, जो तो भारी निवेश है उनके लिए अपने दोनों हाथ खोलकर सरकारों को काम करना चाहिए। और बहुत सारी आशाएं हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकार देश के अंदर है। उन्होंने गुजरात मॉडल को लागू करने के लिए बात कही, और इस बार उम्मीद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पिछली बार की जब जो सरकार थी तो कहीं ना कहीं उस पर नई थी केंद्र की सरकार। इस बार 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अगले 5 साल भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं तीसरी बार भी मोदी जी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनेंगे और राजस्थान में भी भाजपा की सरकार होगी। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात मॉडल है, जो विकास का मॉडल जिसको कहा जाता है, वो राजस्थान में भी लागू होगा। ऐसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद जीतन जी।